आदमी आया, उसका नाम था मांगू। उसने कहा, ओ राजेंद्र, तू जो यहाँ दवाई और पढ़ाई का काम करे छे ना, आ काम चोखा को नहीं छे। दवाई पढ़ाई का काम तो बाजार में भी हो जा छे। जंदाड़े मारे करने पीसा होला ना, दवाई भी ले आवेला डॉक्टर से, और पढ़ाई की खातर शहर में भेज देला। समझे क्या कहा उसने? कि ये जो दवाई और पढ़ाई है, ये तो पैसे का खेल है। जिस दिन हमारे पास पैसे होंगे, उस दिन बच्चों को पढ़ने के लिए शहर में भेज देंगे, और बीमारी के लिए दवाई ले आएंगे डॉक्टर से, उसको पैसे देंगे, दवाई ले आएंगे। पर ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम है बादलों ने जो हमें दिया है, उसको पकड़ ले और उसको सूरज की चोरी से बचा ले। तो मैंने कहा, मैंने तो ये पढ़ा नहीं है, मुझे तो किसी ने पढ़ाया नहीं कि सूरज की चोरी कैसे रोकेंगे। तो उसने कहा, मैं पढ़ा दूंगा तुझे। तो उस जमाने में मैं भी तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा था। अब तो मैं तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा नहीं हूं, उस जमाने में था। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जल्दी से सवाल पूछते हैं, उनके मन में कोई रेस्पेक्ट तो होती नहीं कि अगला आदमी कौन है, या मेरे से बड़ा है कि छोटा है। वो इमीडिएटली बस सवाल का उनका तैयार होता है। तो मैं तब पढ़ा लिखा था, मैंने कहा, तू मुझे सिखा देगा तो तू क्यों नहीं करता? भाई, जो मुझे सिखा सकता है उसको पहले खुद तो करना चाहिए। तो मांगू काका की आंख में आंसू आ गए। बोला, अरे राजेंद्र, आ काम मैं ही करे छा, पर जंदाड़े से अब वोट पड़ने लाग्यो ना, गांव बैठ गयो। अब कोई भी कॉमन फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं है। अब माँ का साझा काम का बारे में कोई सोचे ही कोई नहीं। साझे काम कोई नहीं करता, ना सोचता है। तो मैंने कहा, मैं कैसे करूंगा? तो काका ने कहा, तू कर सके। मैंने तुझे 7 महीने से देखा है, तू दवाई बिना पैसे के दे रहा है लोगों को, तो छोटे छोटे बच्चों को रात को पढ़ाता है। तो जो लोग अपने साझे भविष्य के बारे में सोचते हैं, वही साझा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक अनपढ़ किसान ने पढ़ा दिया कि मैं पानी का काम कर सकता हूँ। फिर मैंने पूछा, तो अच्छा तू ये बताए, सूरज की चोरी कैसे रुकेगी? तो उसने कहा, कुएं में कूद जा। समझ में आया मैंने क्या बोला? उसने कहा, कुएं में कूद जा। तो मैंने कहा, कुएं में कूद के कैसे पता चलेगा? उसने कहा, अच्छा ठीक है, रुक जा। तो कल हम करेंगे। तो एक चरस होता था पहले, जो बैल खींचते थे, उस चरस में मुझे बैठाया और उसने कुएं में कूदा दिया, नीचे उतार दिया, और फिर कुएं में से खींचा। उसने मुझे कुछ पढ़ाया नहीं कि तू कुएं में जाके क्या पढ़ना, क्या देखना, कुएं में क्या समझना, कुछ भी नहीं सिखाया। क्योंकि लोगों के पास विजडम तो है, नॉलेज तो है उन्हें, लेकिन उनको अपनी नॉलेज किसी दूसरे को बताना नहीं आता। उनके पास शब्द नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, कैसे है। वो मुझे ये बताना चाहते थे कि तू एक कुएं में कूद के देख, इस धरती में हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है कि वर्टिकल फ्रैक्चर है। यदि मुझे पता चल जाए कि यहाँ के स्ट्रेटा में फ्रैक्चर कैसे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ के एक्यूफर कहाँ है, एक्यूफर के लेवल क्या है, एक्यूफर कैसे होंगे, उन एक्यूफर्स को कैसे रिचार्ज कर सकेंगे। ये जो सेंस वाली साइंस है, उसको कैलकुलेशन से नहीं पढ़ाया जाता। ये कैलकुलेशन वाली साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक सेंस वाली साइंस है कि भाई तुम यदि उसमें कूदोगे, उसमें जाओगे, तो देखोगे कि कैसा है। और वो 120 फीट तक सूखा कुआं था, उसमें बिल्कुल पानी नहीं था। तो दोस्तों, उस आदमी ने मुझे पढ़ा भी दिया। मुझे जियोहाइड्रोमॉर्फोलॉजी मैंने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी थी, लेकिन कुएं में जब कूदा, कुएं में जब अंदर गया, तो मुझे वो मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई। और फिर मैंने देखा कि यदि हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर डिजाइन कर देंगे, वहां से पानी रोकेंगे तो वो नीचे जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो सूरज की हिम्मत नहीं है कि उसको चोरी कर सके। तो सूरज की चोरी रोकने का जो सिंपल साइंस था, वो उस आदमी ने मुझे सिखा दिया। और फिर मैंने कहा, यार ये सूरज की चोरी यहाँ रुक गई तो बारिश कैसे आएगी? उसने कहा, सूरज बड़ा बलवान है, वो जब समुद्र में से खारे पानी को उठाता है तो वो मीठा हो जाता है। तो सूरज से हम कहेंगे कि तू हमारे राजस्थान में चोरी मत करे, तू उड़ीसा में चला जा, महाराष्ट्र में चला जा, समुद्र के किनारे से चोरी करके ला और हमारे पास बरसा।
तो हमें पानी मिल जाएगा। और देखो ये जो नेचर है ये बड़ी दयालु है। उसने कहा ये जो धरती है ये बड़ी दयालु है, इस धरती से हम जितना लेते हैं उतना यदि उसको देने का विचार भी हमारे मन में आ जाए, विचार क्या क्या आपने कहा, स्थिति धिति, क्या कहा, धिति भी यदि हमारे मन में आ जाए, केवल विचार आ जाए, तो बाकी का काम फिर नेचर हमसे खुद करवा लेती है। नेचर हमसे खुद उसको करने की शक्ति, समझ, सब कुछ दे देती है। तो दोस्तों मेरी साइंस का जो साइंटिस्ट है, जो मेरा गुरु है, वो तो अनपढ़ किसान है, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी साइंस और सेंस, उसके पास शब्द भी नहीं थे। तुम्हें तो बहुत विद्वान टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा टीचर ऐसा था जिसके पास शब्द नहीं थे ये बताने का कि तू कुएं में कूद के ये देखना, इसको समझना, वो समझना पड़ता है, वो जानना पड़ता है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जब गोपालपुरा गांव में पहला काम किया तो मुश्किल थी, मुझे लोग जानते नहीं थे। मैं शहर से गया था और शहर का आदमी गांव के लिए बेईमान होता है। गांव का आदमी जानता है कि ये बेईमान है, ये धोखा देने आया है, ये कुछ गड़बड़ करने आया है, ये हमारे साथ झूठ बोल के हमारा कुछ करेगा। तो ऐसी सब बातें मेरे बारे में भी शुरू के सालों में लोग सोचते थे कि ये शहर से आया है, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी छोड़ के आया है, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा गाँव में। तो 4 साल तक मैं रिजेक्टेड यूथ था अपने गाँव के लिए, इसलिए मुझे किसी ने मदद नहीं की। लेकिन 4 साल के बाद जब 88 का यदि तुम बारिश देखो, रेनफॉल देखो, तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी और 88 तक मेरी एक स्ट्रक्चर पूरी भी हो गई थी। तो जब वो पूरी होगी तो 88 में उसमें पानी आया, वो भर गई और उसके जो उस स्ट्रक्चर में जो फ्रैक्चर थे वो वर्टिकल थे, तो उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर बनी थी। तो जैसे ही पानी आया तो नीचे सब कुओं में पानी भर के वाटर लेवल ऊपर आ गया। तो सब सरफेस और शैलो एक्यूफर थे हमारे अरावली के उस रीजन में, जिस रीजन में ये पहली स्ट्रक्चर बनी थी। तो विजुअल इम्पैक्ट 3 महीने में आ गया। और विजुअल इम्पैक्ट को बताने वाली साइंस मुझे भी नहीं थी कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। कुछ बोलने बालने का चक्कर हमें आता नहीं था उस जमाने में। अभी तो हम कई दिन बोल सकते हैं रात में, लेकिन तब हमें बोलना नहीं आता था, तब हमें करना आता था। दैट टाइम वी आर ओनली प्रैक्टिशनर। तब हम केवल जो हाथ से कर सकते थे वो करना जानते थे, वो करते थे। तो 3 महीने के अंदर वो जो नीचे की बेल्ट थी पूरी कुएं, उसमें पानी आ गया। तो जैसे ही पानी आया तो हमारे गांव के लोगों ने कहा अरे पानी आ गया, आ जाओ वापस। तो सारे जवान लड़के गांव से वापस माइग्रेट करके गांव में आ गए। और जब गांव में आ गए और गोपालपुरा में पानी हो गया, तब इन लोगों ने अपने गांव में आके डिजाइनिंग करनी शुरू की कि देखो जिस तरह से इस स्टेज में ये पानी आया है, ऐसे ही हम दूसरे गांव में जाके सिखा सकते हैं। तो ये रिसोर्स मैपिंग करके, नालों को समझ के, एक नाले के ऊपर जितना पानी बरसा है उसको कैसे उसका हिसाब लगा के मोटा मोटा पानी का बजटिंग करके, फिर गांव में उन्होंने ये रिसोर्स मैपिंग करके साइट सिलेक्शन करना शुरू किया। और दूसरे गांव में जितने भी उनकी रिश्तेदारी थी, हमारे राजस्थान में ना एक रिलेशनशिप का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे बिरादरी जातियों में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। एक आदमी ने यदि आपस में अपने लिए अच्छा काम किया तो अपने बिरादरी में दूसरों के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली करता। तो इन लड़कों ने अपने अपने सारे आसपास के गाँव में वापस आके रीएप्लिकेट करना शुरू किया। उस जमाने में ना हमारे पास कोई पैसा था ना, और हमने सरकार से एक पैसा नहीं लिया आज तक। कभी हमें सरकार से और किसी से पैसा लेने का मन में भाव भी नहीं था। और ये प्रोजेक्ट ना तो हम पैसे से करना चाहते थे और ना पैसे के लिए कर रहे थे। हमारे मन में उस जमाने में कोई इसको बहुत बड़ा स्केलिंग अप करेंगे, रीएप्लिकेबल हो जाए, ऐसा कुछ मॉडल, ऐसा कुछ डिजाइन करने का भाव नहीं था। लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो गया। और जब ये ऑटोमेटिकली हुआ, जब लोगों ने करना शुरू किया, आपको ताज्जुब होगा चंद्रशेखर जी, इट इज आउट ऑफ इमेजिनेशन इन माय ब्रेन और माय हार्ट। एनीवे, जब एक डिजाइन पूरा हुआ तो 89 में 36 विलेजेस में अपने आप काम फैल गया, बिना पैसे के, बिना प्रचार के, बिना उसके। 36 गांव में अपने आप लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। और फिर उस काम को शुरू करते करते आज की तारीख में
2013 में मैं बिट्स में आके कह सकता हूँ कि हमने 8,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 10,000 से ज़्यादा ताल, पाल और झाल। ताल कहते हैं जोहड़ को, अर्दन बंड को। पाल कहते हैं एम्बेकमेंट, जो मिट्टी के खेतों में पानी को रोकने के लिए बनते हैं ऊंचे से। और झाल कहते हैं एनीकट को। एनीकट जो है, जो झाल है, वो केवल स्ट्रीम्स पे बनते हैं। तो ये ताल और पाल और झाल, ये तीन चीज बनानी शुरू की हम लोगों ने। और ये इनमें से देखो, ये जो है ये स्टीप स्लोप पे बना है। जब हम स्टीप स्लोप पे बनाते हैं तो उसको कॉन्वेक्स पानी का फोर्स आए और दोनों तरफ बढ़ जाए तो उसका फोर्स स्ट्रक्चर बिना आयरन के, बिना कुछ मजबूती दिए आपकी स्ट्रक्चर एक नेचुरल फोर्स में से खड़ी रहती है। नेक्स्ट, जहां जेंटल स्लोप्स होते हैं वहां स्ट्रेट सीधी बना होती है। देखो, ये फोटो तुम्हें देखने के लायक है। ये फोटो उस वक्त का है जब हम पहली स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब मिट्टी भी नहीं थी और उस इलाके में, और ग्रीनरी भी नहीं थी, पेड़ भी नहीं थे, पानी भी नहीं था। जब पहला फोटो है उस वक्त का, जब हमने काम की शुरुआत की। नेक्स्ट, ये जेंटल स्लोप पे बना है सीधा। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि सबसे ज्यादा फायदा वुमेन की लाइफ पे हुआ। ये औरतें 8 घंटे से लेके 10 घंटे तक पानी लेके लाने में लगाती थी। 10-12 किलोमीटर पे पानी था। क्रास का गांव का फोटो है ये। और हमारे यहाँ जवान औरत उसको माना जाता था जो 1 मटकी पानी ले जाए। 1 मटकी का मतलब 30 लीटर पानी। 30 लीटर पानी आपको 9 किलोमीटर दूर सिर पे रख के चल के आना हो तो ये जवान आदमी कर सकता है। तो जवानी नापने का इंडिकेटर भी था कि 1 मटकी पानी जो औरत ले आई वो जवान है। जवानी का और कोई इंडिकेटर हमारे यहाँ बचा नहीं था गाँव में। वो था कि जो पानी ले आए वो ये। तो इन औरतों को अभी 10-15 मिनट में पानी ले आते हैं क्योंकि गांव के पास बना लिया। और इसमें इसका जो पानी है ना, वो ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर बनी है, इसका कुआं यहाँ इन्होंने एक ओपन वेल बना लिया। 7 फीट पे पानी है, 7 फीट पे ऐसे खींच के निकाल सकते। अब 5-7 मिनट में पानी आ जाता है। इस गांव में औरतों के पास जब पानी आया तो इन्होंने अपना ह्यूमन बैंक बना लिया। ये अनपढ़ औरतें हैं लेकिन पढ़े लिखे लड़कों को मुंशी रख के सब हिसाब किताब रख पाती हैं, कैसे कितना पैसा किसने दिया, और फिर दूध भी आ गया। सब एक तरह से औरत की जिंदगी में यदि थोड़ी सी लग्जरी आ जाए, थोड़ा सा आराम आ जाए, तो वो कॉमन फ्यूचर के बारे में और कॉमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आदमी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इन औरतों ने जिस तरह से अपने बैंकों को बनाया, खड़ा किया, वो तो बिल्कुल देखने के और समझने के लायक है। नेक्स्ट, मैं जल्दी से 2-4 चीज कह के फिर तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। यही बस कॉन्केव डिजाइन है। वो कॉन्केव डिजाइन जहाँ नेचुरल डिप्रेशन मिलता है, और साउथ साइड में थोड़े पेड़ लगा देते हैं एवोपरेशन लॉस रोकने के लिए। पर ये एवोपरेशन लॉस कभी भी 60% से ज्यादा नहीं रोक पाते। लेकिन अंडरग्राउंड एक्यूफर में जब पानी रखते हैं तो 60% रुक जाता है, फिर वहां से कोई एवोपरेशन लॉस नहीं होता। बट सरफेस पे तो केवल 60% साउथ दिशा में से जो सनरेज आती हैं उनको ये रोक के पानी को रोक देता है। नेक्स्ट, यदि टोटली हम देखें कि 21st सेंचुरी में जो सेकंड डेकेड है उसमें छोटी नदियों का क्या हाल है। दोस्तों, आज की तारीख में मैं तुम्हें ऑफिशियली स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि more than 70% your small river is dry and dead. 70% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और the big river और middle river just flowing suez, वो प्रदूषित नाले की तरह बहती हैं। छोटी नदियाँ डिस्चार्ज बढ़ जाने के कारण सूख गई हैं, सारी स्ट्रीम मर गई हैं, जैसे आपने वो मरी हुई नदी देखी थी। और बड़ी नदियाँ प्रदूषित नाले बन गई हैं। तो जब जिस देश की नदियाँ प्रदूषित हो जाए, उस देश की इकोनॉमी और उस देश की हेल्थ दोनों ठीक नहीं रह सकती, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ और रिवर हेल्थ का दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। और इस रिश्ते को एक इंजीनियर, एक जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और फिर दूसरे हेल्थ के जानकार लोग जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य चंद्रशेखर जी ये रहा कि आज़ादी के बाद हमारे देश के राजनेताओं ने इंजीनियरों को बिल्कुल अलग कर दिया
और साइंटिस्टों को कभी भी ये नहीं सोचा जाता। अभी भी आप बड़े डैम का जब सेफ्टी के वो देखेंगे तो कभी कभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आपस में मिल बैठकर बात करते हैं, बट कभी भी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर को दोनों को एक साथ नहीं बैठाया जाता। इसलिए दुर्भाग्य ये हुआ है कि हम जो भी कुछ प्लानिंग करते हैं, जो भी कुछ नया बनाते हैं, नया निर्माण करते हैं, उसमें बहुत डिसइंटीग्रेशन होता है, बहुत टुकड़े टुकड़े में होता है। इसके कारण हम हमारा जो विजडम, उस विजडम का जो जियो कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ रेस्पेक्ट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और जब उस डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट नहीं होता, जब आप एक जैसा प्लान बनाया, इंजीनियर का एक गुण होता है कि वो एक अच्छा प्लान बना सकता है, एक अच्छा काम करवा सकता है, साइट को मेजर कर सकता है, बट वो नेचर के साथ, नेचर की हेल्थ पर जो उसका असर है उसको वो देख नहीं सकता, उसको वो असेस नहीं कर सकता। और जब तक इंजीनियर के साथ उस तरह के लोग जुड़कर काम नहीं करेंगे, तब तक तुम कितना भी अच्छा बड़ा काम कर लो, आप अपने फ्यूचर को पूरा प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने नए यंग इंजीनियर से इतना कहूँगा कि तुम्हें अपने कैरियर को बनाते वक्त जरा केवल अपने कैरियर को अकेले मत देखना। तुम लोग अपनी इंजीनियरिंग पास करके केवल अपने कैरियर को पर्सनली देखने लगते हो। तुम्हारा कैरियर भी तभी हेल्दी और अच्छा बन सकता है जब तुम कॉमनली देखोगे। नेचर के साथ भी अपनी जो इंजीनियरिंग है उसका जो रिश्ता है इस नेचर के साथ, और इस नेचर के जानने वाले वैज्ञानिकों के साथ बैठकर तुम अपना काम करोगे तो तुम अच्छे इंजीनियर बन सकोगे। मैं समझता हूँ बस इतनी बात समझने से शायद तुम्हारा आज का काम चल जाएगा। मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ और ना मैं साइंटिस्ट हूँ, पर फिर भी मैं इतना बता सकता हूँ कि देखो, सबसे पहले कुआं सूखा, फिर ट्यूबवेल सूखा, फिर ये बोरवेल यहाँ तक आया, ये सूख गया, फिर ये सबमर्सिबल यहाँ तक पाताल तोड़ कुआं बन गया, सब सूख गया। जब सब सूख गए तब ये नदी मर गई। इस नदी को जिंदा करने की सिंपल साइंस है कि जहां पानी दौड़ के आ रहा था वहां थोड़े से मिट्टी को और पानी को रोकने के लिए ये जो पानी इसमें आ रहा है यहाँ थोड़ा रोक दिया, और फिर इसको नीचे जहां वो चल रहा था वहां उसको पकड़ लिया, एक छोटा सा जोहड़ बना दिया, एक छोटा सा अर्दन बंड बना दिया, जो भी कुछ बनाने का बना दिया। उसमें से ये पानी जब नीचे जाता है तो सब सरफेस में आ जाता है। और ये हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रिंसिपल है कि जितना दबाव उसके सोर्स पर है, सोर्स पर उतना ही दबाव उसके एंड पर बना रहता है। लेस देन 5%, थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि दूरी में जो उसकी बीच का घर्षण है वो लेकिन नहीं, तो उसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उसके सिद्धांत के कारण उस लेवल तक पानी उठ जाता है। तो जैसे ही ये रिचार्ज हुआ, ये वाटर लेवल ऊपर आया और नदी फ्लो करने लगी। ये चित्र तुमने आज कभी देखा है? Anyone can recall this photograph? Any student? जरा जूम करो, बताओ यदि तुम्हें ध्यान में भी नहीं है। तुमने आज ये फोटो देखा है? ड्राई रिवर। बहन जी कह रही है कि वो जो सूखी, जरा दिखाओगे उसको पीछे जाके, ये आगे चलो, आगे चेकिंग होगा, पीछे जाओ, एक बार पहला फोटो। हाँ देखो, ये जो वो जहां पानी बह रहा है ना, मैंने कहा था कि ये नदी है, ये सड़क नहीं है, ये पहाड़ है। और जिस रास्ते से आदमी औरत जा रहे हैं सूखे से, ये वही नदी है, अब पानी के साथ बहती है। जरा एक बार दिखा दो, दोबारा से देखिए, दिखाओ। 25 साल के बाद है, थोड़ा पेड़, थोड़ी ये चीजें बदल गई हैं, थोड़ा एकदम से पकड़ना उसको जरा डिफिकल्ट है, बट यदि ठीक से ध्यान में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे, ये सब तो ही जानते हैं। नेक्स्ट, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर हो, पैसे को बहुत देखते हो, पैसा देखना है तुम्हें अपनी पढ़ाई के बाद, तो पैसा देखना है तो इस प्रकृति के काम में भी बहुत पैसा है। यदि आपने ईमानदारी से ठीक से साइट सिलेक्शन किया
और साइट सिलेक्शन करके 100 रुपए खर्च किए, तो 400 रुपए तो मिनिमम डायरेक्ट बेनिफिट होता है विद इन 1 ईयर। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल आईआईटी कानपुर के डीन सिविल इंजीनियरिंग के डीन होते थे, उन्होंने हमारी 3500 स्ट्रक्चर्स की स्टडी की उन्होंने, और जब शुरू में थोड़ा अनिल अग्रवाल ने बड़ी मदद की थी उनको स्टडी में। तो उन्होंने कहा कि गांव के लोग जब साइट सिलेक्शन करते हैं तो इंजीनियर में और गांव के लोगों के साइट सिलेक्शन में बेसिक फर्क होता है। इंजीनियर जो है वो हमेशा रिस्क असेसमेंट करके देखता है कि भाई इसमें इस स्ट्रक्चर में रिस्क कितना है। गांव का आदमी रिस्क नहीं देखता, गांव का आदमी देखता है इसमें फायदा किसमें होगा ज़्यादा, और इसलिए वो रिस्क से डरता भी नहीं है। वो इमीडिएटली केवल फायदे को देख के अपनी साइट सेलेक्ट करता है और फिर उसको वैसी ही बनाता है जिससे वो टूटे ना। इंजीनियर जो है वो ये देखता है कि उसमें जो रिस्क है वो कम रिस्क की जगह हो, फायदा हो ना हो, एक सुंदर सी डिजाइन बन जाए, रिस्क लेस हो, टूटे ना, जिससे उसकी नौकरी में सेक्शन 16 की कार्रवाई ना हो उसके खिलाफ वगैरह वगैरह। उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इंजीनियर को। इसलिए इंजीनियर के साइट सिलेक्शन में और गाँव के साइट सिलेक्शन में बेसिक्स में डिफरेंस है। क्योंकि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल शुरू में तो सरकारी इंजीनियर थे, बाद में जब वो आईआईटी के डायरेक्टर भी बने बाद में कानपुर के, तो उनका थोड़ा अलग तरह से नजरिया था, दोनों चीज़ों को उनको देखा था। और फिर हमारे साथ वो काम करते हैं, अभी भी वो हमारे साथ ही हैं। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि इंजीनियर की पढ़ाई बहुत मुश्किल से होती है यार। तुम बहुत घंटे करते हो, रात दिन मेहनत करते हो, लेकिन तुम रात दिन मेहनत बेकार की करते हो। बेकार की मत करो, कुछ अच्छे के लिए करो। इतनी मेहनत में इस धरती का चेहरा कैसे बदल सकते हैं, और धरती के लोगों का चेहरा कैसे बदल सकते हैं, लोगों के चेहरे पे हंसी कैसे आ जाए, इसमें यदि हमारी इंजीनियर लगेगी तो हम सचमुच बहुत अच्छे, जितनी मेहनत से हमने पढ़ाई की है उतना अच्छा जाने से पहले देके जाएंगे। देखो हमने धरती से जितना लिया था उससे ज्यादा हम जाने से पहले धरती को देके जाएंगे, राष्ट्र को देके। ये भाग रही है देखो तो राजस्थान में बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि उसको स्पेशल कनेक्शन मिल जाए तो बहुत जल्दी से चीजें हरी हो जाती है। अभी ये दोनों 20 फरवरी को इतनी ग्रीन टी है और पानी 20 फरवरी को ये दोनों फोटोग्राफ एक ही दिन के हैं, लेकिन 12 साल बाद जब हमारी नदी बहने लगी तो सबसे पहले राजस्थान सरकार उसको रोकने के लिए पहुंची। राजस्थान सरकार तो जहां जाती है जहां पैसा कमाती है। राजस्थान सरकार ने हमारी नदी में मछलियों के ठेके दे दिए। तो गाँव के लोगों ने कहा अरे जब नदी सूखी हुई थी तब तो हम विधानसभा को धरना दे रहे थे, तब एक भी सरकार नहीं आई पानी देने के लिए। अब हमारी मेहनत से मछलियाँ आ गई तो ये मछलियों का ठेके देने आ गई, हम तो भी देने लगे। तो हम इस बात को कह नहीं सकते हैं डेमोक्रेसी में, एक तरह से बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ बेस्ट तरीका है सबको समता से आगे बराबरी में लेके चलने का। दिस इज द बेस्ट गवर्नेंस डेमोक्रेसी। तो एक तरह से हम बोल तो सकते हैं, बट इस डेमोक्रेसी में जब तक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ना बने तब तक ऐसे आप इन चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल है। तो गांव के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और ठेके सब रद्द करवा दिए, लेकिन ठेके तो रद्द करवा दिए। सुप्रीम कोर्ट में फिर हमारे खिलाफ राजस्थान सरकार गई। राजस्थान में हमारी सरकार ने हमारे खिलाफ कहा कि राजेंद्र सिंह जी हैं, ये अरवरी नदी को इन्होंने जिंदा तो किया, ये तो ईमानदारी से उन्होंने लिखा, लेकिन जो हमारा फिशरी एक्ट है उसको ये एग्जीक्यूट करने में हडल पैदा कर रहे हैं। तो वो हमारे खिलाफ गए। तो फिर उन दिनों एक बहुत ऑनेस्ट चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस वेंकट चला, ऑनेस्ट ग्रेट मैन। उसने कहा राजेंद्र यार तुम अभी तो ये माइनिंग माफिया से लड़ रहे थे, अब तुमने ये पानी की और लड़ाई शुरू कर दी, तुम्हारे 10 साल तो माइनिंग माफिया की लड़ाई में चले गए, अब तुम इस पानी की लड़ाई में आए हो, तुम्हारी सारी जिंदगी चली जाएगी, तुम इस लड़ाई को किसी तरह से रिजॉल्व करो। You know, the Chief Justice of the Supreme Court convincing me
अकेले में बुला के अपने अपने उसमें बुला के कन्विंस कर रहा है कि यार तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्यों अपना टाइम इस झगड़े में वेस्ट करोगे। क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि ये पानी है किसका, सरफेस का पानी किसका है। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और इसमें हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, तुम यार इसको किसी तरह रिजॉल्व कर लो इस केस को। तो मैंने कहा आप बताइए, मुझे तो नहीं आता है रिजॉल्व करना, मैं तो कोर्ट में गया भी नहीं हूँ, तो राजस्थान सरकार आई है मेरे खिलाफ। तो उसने कहा तुम ऐसा करो, मैं एक बहुत बढ़िया चीफ जस्टिस भेजता हूँ जो हाई कोर्ट का है, मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और तुम अपने राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को जरा कन्विंस करो, और एक एकेडमिक का आदमी कोई जो भी तुम्हें वाइस चांसलर अच्छा लगता हो, 3 लोगों की एक जूरी बनाओ और इसमें कुछ जल्दी से फैसला तुम लोग करो। सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल और ये कई तरह के मसले हैं और ये हमारे 10-20 साल कोर्ट के चले जाएंगे, ये मसला हल नहीं होगा। कावेरी का मसला अब तक नहीं हल हुआ, सतलज यमुना व्यास का मसला हल नहीं हुआ, और तुम तो बिल्कुल, तुम्हारा जो मसला है वो तो बहुत ही सीरियस है, इसलिए इसको किसी तरह खत्म करो। मैं तुम्हें खत्म करने की इंजीनियर के लिए काम की बात बताता हूँ। जब ये जूरी बैठी हमारे यहाँ आके इन शॉर्टकट, तो इन्होंने 3 फैसले सुनाए। पहला फैसला था एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो अरवरी नदी है ये तो स्टेट की है, राजस्थान राज्य की नदी है। फिर उन्होंने दूसरी लाइन का फैसला लिखा, पर एज पर द लॉ ऑफ नेचर जिन लोगों ने इस नदी को जिंदा किया है वो 72 विलेजेस हैं, उन पूरे विलेजेस की लिस्ट थी। इन विलेजेस ने इस नदी को रिजोनेट किया है, तो दे हैव ऑल राइट ऑन दिस रिवर। इस नदी पर पूरा हक उन लोगों का है। यदि ये डिसीजन यही रोक देते तो आज मैं कहता हूँ कि इस देश में तुम्हारे जैसे इंजीनियर और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग अच्छे काम को बढ़ाने के लिए आगे आ जाते। लेकिन ये फैसला यहाँ नहीं रुका। फिर एक लाइन का और फैसला आगे लिखते हैं, बट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जब तक इसमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ना हो इस नदी के मैनेजमेंट का, तब तक इस नदी की मालिक स्टेट रहेगी। आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है? अब आप इस डिसीजन में से कुछ निकाल सकते हैं? तो लोग बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज। ये तीसरी लाइन सुनकर तो लोग इतने नाराज, 7,000 लोग बैठे थे जिसमें ये हेयरिंग हुई थी और जिसमें ये फैसला सुनाया जा रहा था। और लोगों ने फिर, मैंने कहा यार मैं जज साहब को और इनको थोड़ा चाय पिलाने ले जाता हूँ, और तुम जब तक एक जल्दी से सर्वसम्मति से एक संगठन बना दो और मैं आता हूँ जरा इनको चाय पर छोड़ के। जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और वो 1 घंटा रुक गए हमारे कहने से, चाय के नाम पर थोड़ा कुछ। मैंने कहा आपको ये लोग चाय पिलाए बिना नहीं भेजेंगे, राजस्थान में मनवाद का बड़ा मतलब होता है। मैंने कहा सब लोग नाराज हो जाएंगे, आप इनकी चाय तो पीजिए कम से कम। तो वो चाय के लिए रुके। हिंदुस्तान के लोगों में एक बड़ी अद्भुत बात है कि जब उनको अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना होता है तो सारे जल्दी से यूनिवर्सली बढ़िया डिसीजन लेते हैं, बहुत बढ़िया डिसीजन। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के विदिन 1 आवर उन्होंने 7,000 लोगों में से 162 रिवर पार्लियामेंटेरियन चुन लिए, और उन्होंने कहा ये हमारी अरवरी रिवर पार्लियामेंट होगी और ये पार्लियामेंट डिसाइड्स जो करेगी वैसी खेती करेंगे हम, वैसा ही हम इसमें पानी का यूज करेंगे। और 1 घंटे में जब जज साहब जा रहे थे वापस, तो मैंने कहा जरा एक बार मिलते तो जाइए इन लोगों से। समझ रहे हो कैसे काम होता है? तो मैं जज साहब को उनके पास से लेके आया और मैंने अर्जुन गुर्जर वहाँ था, मैंने अर्जुन गुर्जर से कहा कि तुम कुछ मत कहना, ये जो कागज तुमने बनाया है ना, ये बस जज साहब के हाथ में चुपके से संभला देना। तो मैंने कहा तुम इस पे बात ही मत करना, बस पकड़ा देना। तो जज साहब ने वो कागज खोल के देखा तो जज साहब ने मेरी तरफ बड़ी क्रूरता से घूरना शुरू किया। मैंने कहा सर ये तो इन्होंने जो आपने ऑर्डर दिया था ना, जजमेंट लिया था कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, तो मैंने कहा कि आपके डिसीजन को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने कहा फिर ये चीफ सेक्रेटरी साहब चले जाएंगे और फिर सुनेगा नहीं कोई। तो मैंने कहा जज साहब के सामने ही सब कुछ हो जाए। मैंने कहा आपने डिसीजन भी लिया, आपका डिसीजन एग्जीक्यूट भी आपके सामने हो जाए। तो जज साहब बड़े मुस्कुराए इतने में इमीडिएटली। तो मैंने कहा देखिए जज साहब आपको इस पे साइन नहीं करना है, आप तो बस अपने हाथ से चीफ सेक्रेटरी को ये कागज पकड़ा दीजिए।
जज साहब ने चीफ सेक्रेटरी के हाथ में वो कागज दे दिया और हमारी अरवरी पार्लियामेंट ऑफिशियली, आज तक सरकार ने अनाउंस नहीं किया उस पार्लियामेंट को कि कोई अरवरी रिवर की कोई पार्लियामेंट है, बट आज तक सरकार उसको डिनाई भी नहीं कर पाई क्योंकि वो रिटन जजमेंट है, उसका वो हिस्सा है। इसलिए अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आपको अपने कुछ बेहतर भारत बनाने का, बेहतर राष्ट्र बनाने का जज्बा मन में आए तो जरा समाज के साथ जुड़ के अपनी इंजीनियरिंग को, अपनी साइंस को, अपनी टेक्नोलॉजी को जोड़ कर देखने की जरूरत है। धन्यवाद, बहुत